नमस्कारम दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया ही होगा। अरे नहीं होगा तो ईश्वर से प्रार्थना करा कि बढ़िया हो जा। रोज की एक लाइन अभी बनाओ, अभी कौन दूसरी की बोलूं। आवाज दाई चेप दिया रोज रोज। कल हम पढ़े थे चौथा पार्ट के अंदर औद्योगिकीकरण का युग। इसके अंदर अब तक हमने अगर एक छोटा मोटा एक वो बोला ना, वो रिकेप ले, यानी एपिसोड नया चालू जब पहला कुछ पुराने को दिखा रिकेप के अंदर अगर वो देखे तो हमने अंतिम जो पढ़ा था वो पढ़ा था बुनकरों की जिंदगी पर आए प्रभाव। किस प्रकार से अंग्रेजों ने बुनकरों को अपने अंडर में ले लिया, किस प्रकार से उनको बहलाया फुसलाया, किस प्रकार से जो भारत के अंदर उपनि औद्योगिकीकरण हुआ था, किस प्रकार से बुनकर उनके जाल में आ गए और इनके कारण बुनकरों की जिंदगी पर क्या प्रभाव हुआ। अभी वो दो प्रभाव तो हमने पढ़े थे जिसमें उनको फायदा ही फायदा हो रहा था, हर कैसे पैसे आ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे उनकी जिंदगी में आई समस्याएं कि बुनकरों के जो जीवन था उसमें किस प्रकार की समस्याएं उनके आई थी। बुनकर नाम और लिख लियो ताकि दिख जाए, समझ में आ जाएगी बुनकरों के जीवन में उस समय क्या क्या समस्याएं खड़ी हो गई थी जो उनको पहले ये लग रहा था कि ये सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे लिए, अब वो अचानक से कैसे खराब हो गया। तो देखो इनके साथ लगातार एक के बाद एक घटना हुई, जिनमें सबसे पहली घटना हुई थी गुमास्ता के साथ इनका टकराव। गुमास्ता याद आ गया ना, वो लोग जिनको नियुक्त किया गया था ताकि वो इनसे कर वगैरह वसूल कर इनसे जो कच्चा माल है वो अपना कच्चा माल ले ले, इन पर निगरानी रखे, काम कर रहे नहीं कर रहे, इनको पैसा दे दे, फिर अगले काम के लिए फिर से इनसे कच्चा मतलब वो बना हुआ माल ले ले। इन कहने का मतलब क्या है कि गुमास्ता का काम क्या था? गुमास्ता काम था कि वो जो बुनकर हैं उनसे जो बना हुआ माल ले ले, उनको फिर से कच्चा माल दे दे, उनको पैसा दे दे, उन पर नियंत्रण रखे। ये सब देखने के लिए गुमास्ता बनाए गए थे और इनके बीच में जो है टकराव होने लग गया था। क्यों भाई? वही कारण, हर चीज के पीछे क्यों हुई है, क्यों ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में टकराव होने लगा। अब देखो नॉर्मल अपना आसपास के एरिया में जाओ, जड़ा भी अपर एरिया में जाओ, अपने आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, जो दुकानदार हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, वे चाहे किस्सा ही हो, लेकिन जब हमारे दुख का टाइम आता है या जब हमारे कोई विपत्ति आती है तो वो हमारे साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं तो हल्का फुल्का सहयोग दे देते ही है। अब पहले ये इनमें हुआ कि पहले जो ये बुनकर थे इनसे जो माल ले रहे थे वो सौदागर वगैरह थे या जो भी थे वो इनके आसपास के ही थे, वो मार्केट में जाए थे वो इनके आसपास के थे। अब वो अगर उनसे ले रहे थे माल तो इनके बीच में एक पारिवारिक संबंध जैसा था, एक संबंध था, एक भावना थी एक दूसरे से जुड़ी कि भाई अगर किसी बुनकर की कोई अचानक समस्या खड़ी हुई, जैसे मान लो कि उसकी पत्नी की डेथ हो गई, तो वो आगे क्या कहता था कि चल कोई बात नहीं, अगर माल तैयार को नहीं हो, सौदागर ये कहता था कि कोई बात नहीं, माल तैयार नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बात को नहीं, तो एक बार वो काम सलटा ले, पिसा पाई की जरूरत और ले ली मैं, यानी तेरे को उधार पैसे और मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, घर कोई काम है पहला वो काम कर, वो जरूरी है। या कोई बच्चे की शादी होती थी तो बिना एक्स्ट्रा एक बार पैसा देते तो ले, तो पहला भाई को ब्याह कर ले। यानी कहने का मतलब क्या, परिवार से संबंध होता था, एक दूसरे से भावनाएं जुड़ी होती थी कि भाई नहीं आपने आदमी के साथ अपना जिंदगी भर काम करना है, रोज भी कहना मतलब है सीधी भाषा में कि मोड़ लो कि इनका आपस में जो है भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन अब जो गुमास्ता थे ये थे अंग्रेजों द्वारा नियुक्त, इनको कोई मतलब नहीं, इनको तो आगे जवाब देना है कि भाई इतने दिन में मेरे को काम नहीं क्यों नहीं मिला। तो ये क्या करते थे, ये जब बुनकरों के पास आते थे तो अकेले नहीं आते थे, ये सैनिकों के साथ आते थे। और जैसे ही माल तैयार नहीं मिलता था, इनको कोई मतलब नहीं, ये इनको क्या करते थे, कोड़ों से मरवाने लग जाते थे। यानी कोड़े मरवाते थे इनको दंड के रूप में कि धरो 4-5। वो कहते थे साहब मेरी लुगाई मर गई, बोले बहुत बढ़िया काम है, मर गई ना मन तो माल तैयार चाहिए, आपने मतलब वो नहीं कुछ हो जाए इस तेरे घर मन है, मेरा माल की डेट आधी एडी तो आ डेट नंबर माल चाहिए। अरे भाई बढ़िया सुनता करता। एक कारण, इसके कारण इनके बीच में दिक्कत हुई। दूसरी, अब ये एक तो इस कारण फंस गए बुनकर, दूसरा और किसी को माल बेच नहीं सकते, और किसी को माल बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि पहले से उनसे कर्जा लिया हुआ है, पहले वो कर्जा दो, और जब तक वो कर्जा चलेगा किसी और को माल बेच नहीं सकते। यानी वो कर्जा लगातार जो है उसमें ये लगातार जो इस जाल में फंसते जा रहे, किसमें? कर्जे के जाल में फंसते जा रहे थे। अब कर्जा लगातार बढ़ रहा है, माल बेच नहीं सकते, वो चाहेंगे गुमास्ता वो उतने रुपए में उसको खरीदेंगे। यानी लगातार इनके लिए जो एक वो बोल देना चक्रव्यूह, वो चक्रव्यूह बनना प्रारंभ हो गया, ताकि पहले जो इनसे भावनात्मक संबंध थे वो टूट गए। और उसके कारण क्या हुआ कि जो सैनिक थे जिनको ये लेके आता था वो ये इनकी कोई विपत्ति कोई समस्या कुछ नहीं समझता था, उसको अपना काम परफेक्ट टाइम टू टाइम चाहिए, नहीं होता था तो कोड़े के रूप में इनको मारा जाता
था। प्लस में किसी और को माल नहीं बेच सकते, इसलिए माल का ज्यादा पैसा नहीं ले सकते, और वो जो कर्जा वो लगातार बढ़ता जा रहा था, और इस कारण ये इस कर्जे में लगातार फंसते जा रहे थे। इसके कारण बुनकरों ने जो है वो गुमास्ताओं के साथ टकराव करना चालू कर दिया। टकराव का मतलब है कहीं पर तो इन्होंने मना कर दिया कि हम कर्जा ही नहीं देंगे, जाओ कर लियो, क्या करो, ले आओ, जितना आदमी ले आओ, बिता कौन दिया कर दो, भाजवाड़ो। कुछ ने क्या किया, अपने स्थानों को चेंज कर दिया कि हम यहाँ रहेंगे नहीं, और कुछ जो है वो गुमास्ताओं से लड़ने भी चालू हो गए थे। इस प्रकार से जो है यानी अब इनकी स्थिति जो है खराब हो रही थी, और इनके और गुमास्ता के बीच में टकराव होना प्रारंभ हो गया था। अभी इस एक चीज से निकल ही रहे थे कि इसके बाद लगातार 19वीं सदी में इनके साथ एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसी चीजें हुई कि इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई, और इतनी खराब हो गई कि कई बुनकरों ने तो अपना घर भी छोड़ दिया और इस काम को भी छोड़ दिया था जो उनका पुश्तैनी काम था। क्या हुआ उनकी बात करते। देखो 19वीं सदी में ऐसी 3 घटनाएं हुई थी लगातार, जिसमें से 2 घटनाएं तो एक दूसरे का पूरक है। देखो पहली घटना की, देखो तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ जाएगी कैसे न कैसे। एक हुई थी कि बुनकरों को बनाया हुआ जो कपड़ा था उसका निर्यात अचानक से जो है वो कम होने लग गया था। सीधा ही पहला कारण था कि इनका जो बनाया हुआ कपड़ा था, भारतीय बुनकरों को बनाया जो कपड़ा था, उसका निर्यात सीधे सीधे घटना चालू हो गया था, एक कारण। दूसरा कारण, इसके साथ साथ क्या हुआ कि भारत का जो मार्केट था, इसको आप भारत नहीं, इसको आप स्थानीय बाजार में विदेशी कपड़ा आ गया था। ये दोनों कारण एक साथ ही है, स्थानीय बाजार में विदेशी कपड़ा आ गया था। पहले इन दो को पढ़ेंगे फिर तीसरे पे चलेंगे। देखो कपड़ा निर्यात अचानक से कम हो गया, ऐसा क्यों भाई, और स्थानीय बाजार में विदेशी कपड़ा आ गया, ऐसा भी क्यों हुआ। ऐसा क्या हो रहा था, हम तो कह रहे थे कि भारत से तकड़ा, भारत से बढ़िया, भारत से ज्यादा क्वालिटी का कपड़ा कोई दूसरा बना ही नहीं देता, इससे शानदार कपड़ा और कहीं था ही नहीं, इतना क्वालिटी का कपड़ा सिर्फ भारत दे सकता था। हमारा जो सूत जो है वो एकदम महीन होता था, हमारा रेशम एकदम महीना होता था। फिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा रेशम जो एकदम महीन था उसकी ये हालत हो गई कि वो उसका निर्यात ही कम हो गया। चालो गुस्सो माइन। ऐसा हुआ वास्तव में ये था कि जो ब्रिटेन था उसने खुद के कपास उद्योग विकसित कर लिए थे। बात समझ गया कि यानी अब वो क्या कर रहा था, उसको प्रोसेस तो पता चलेगी, प्रक्रिया तो पता चलेगी किस प्रकार से कपड़ा बन रहा है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे खुद के कपास के उद्योग विकसित कर लिए। यानी उनके जो व्यापारी थे उन्होंने देख लिया कि सबसे पहले हमें कच्चा माल चाहिए, तो उन्होंने वो कच्चा माल मंगाना प्रारंभ कर दिया, कहीं ना कहीं से, अमेरिका से वगैरह से मंगाते थे। अब जैसे वहां से मंगा रहे थे कच्चा माल, फिर उनके उद्योग बनाए और वहीं पर अपना कपड़ा जो है वो मशीनों से तैयार करना चालू कर दिया। यानी मशीनों से जो अपना कपड़ा बनाना चालू हो गए। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा तो अभी भी हमारा क्वालिटी का बढ़िया है, इनका क्यों बिकेगा। इनका बिकने का कारण ये था कि यहाँ के जो कपड़ा व्यापारी थे, कपड़ा उद्योगपति थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया एक काम, उन्होंने यहाँ की जो सरकार थी उस पर दबाव दिए। क्या दिए, दबाव, और वो भी एक नहीं 2 दबाव। पहला एक पर डांगा, उन्होंने इन पर दबाव दिया कि भाई थे क्या कर रहे हो, थे ब्रिटेन का हो गया, ब्रिटेन का कपड़ा उद्योगपति ने सपोर्ट कौन कर रहा है, फिर आज ते सारो कपड़ो भारत से मंगा रहे हो, फिर मैं क्या बेचांगा, अब अपना खुद का उद्योग हो गया, थे माने मार्केट दोगा तो मैं बेचांगा। बोल बात तो सही, मैं नहीं बेचांगा तो थारे के फायदो, थार तो नुकसान ही है, बढ़तान पैसा देना पड़ सी, या फिर बढ़तान जो है करेंसी तो चेंज करनी पड़ी सी, तो भी आप नुकसान ही हो रहा है, आप अपना खुद का धंधा उठावाना है। बोला हाँ बात तो सही है। बोल तो क्या करा, बोल तो ए पहलो काम तो थे करो कि जो बाहर से कपड़ा आ रहा है, यानी भारत से जो कपड़ा आ रहा है उस पर आप आयात शुल्क लगा दो। आयात शुल्क यानी आणाको शुल्क यानी टैक्स। यानी अगर भारत से अगर कोई कपड़ा जाएगा, भारत से अगर कोई कपड़ा जाएगा तो भारतीयों को उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। आपने नुकसान होगा नहीं, आपने नुकसान होगा नहीं, उनका कपड़ा वहां जो है मैनचेस्टर में फिर धड़ल्ले से बिकना चालू हो गया। यानी हमारा कपड़ा उस पर टैक्स लगा दिया, जिसके कारण उनके कपड़ों की ग्रोथ जो है वो वहां पर लगातार बढ़ती गई। और छोटी मोटी नहीं बढ़ी, आप इस आंकड़े से अंदाजा लगाओ कि 1811-12 में
जो भारत 33% कपड़ा बाहर भेज रहा था। कितना? 33% कपड़ा। याद लग लो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिये 33। एक न हटा दो, क्या दिक्कत है? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिये 33। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिये 33। यानी 1811-12 में जो कपड़ा 33% जा रहा था, वो मात्र और मात्र 40 सालों के अंदर यानी 1850-51 में केवल 3% रह गया। 40 साल के अंदर इतना डिफरेंस आ गया। देख लो, अंदाजा लगा लो कि 30% हमारा कपड़ा जाना बंद हो गया था। अब बताओ, जब 1811-12 में 33% जा रहा था, वो 50-51 में 40 सालों के अंदर मात्र 3% रह गया। कितना नुकसान हुआ होगा बुनकरों को, अंदाजा लगाओ। 30% कपड़ा, 33% कपड़ा जो बाहर जा रहा था, उसमें अचानक से 40 सालों के अंदर 30% की कमी आ गई, तो कितना इनको नुकसान हुआ होगा, ये आप इससे देख सकते हैं। इन्होंने जो है ये काम किया था वहां के कपड़ा व्यापारियों ने। एक काम जुड़ा नहीं जुड़ा? जुड़ गया भाई। इससे इनको बुनकरों को दिक्कत नहीं आएगी। तो बुनकरों के लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये खड़ी होगी कि अब हम कपड़ा कहाँ बनाएं। अब कपड़ा किसके लिए बनाए? पहले हमारा कपड़ा विदेशों में जा रहा था, विदेशों में समृद्ध थे हम कपड़े बेचने में। अब कहाँ, किसको भेजे? ब्रिटेन तो ले रहा ही नहीं। एक चीज, अब भाई, अब जो आपके साथ कुछ बुरा हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वो देखता चलो ठीक है यहाँ पर तो हो गया, वो पॉजिटिव होने का प्रयास करता है कि चलो अड़त होगी, अगली बार देख ले, यहाँ देख लेंगे, अब कोई कोई और ऑप्शन पर जाओ। ये बुनकर भी गया बेचारा कि चलो कोई बात को नहीं, विदेश में तो कौन बिक रहे हो, भारत में तो बिकी सी, अपना बाजार तो खरीदी सी अपना कपड़ो, तो चलो भारत का बाजार में बेच। यहाँ पर भी इन कपड़ा व्यापारियों ने जो है वो अपना काम कर दिया था। वो क्या था? अपनी दूसरी शर्त से क्या कहा उन्होंने कि आप हमें मैनचेस्टर में, यानी इंग्लैंड का जो क्षेत्र है, यानी जो यूरोप है, जो ब्रिटेन है, इसके अंदर तो हमें हमारा कपड़ा बेचने दो ही, इसमें तो उन पे लगा दो आया। तो दूसरा, हमारा कपड़ा भी भारत लेके जाओ, यानी भारत के जो बाजार हैं उनमें जो है स्थानीय नाम लिखा था ना मैंने, लोकल, यानी भारत के जो बाजार है उनके अंदर भी विदेशी कपड़ों को लेकर जाओ। बोल ठीक है, आपने केवल चलो आपने अपना तो बेच लियो, लेकिन अगर थे भारत में मारो कपड़ों लेके जाओगा तो बैठा अगर थे बेचोगा तो भी थारो फायदो। बोल क्या फायदो? बोल भी फायदो आपनो है कि थे बड़े बेचोगा, अट से कपड़ों लेके थे बड़े से पैसा ज्यादा ले लियो। जब बोले बात तो थारी बात सही है, लेकिन बैठा था आपनो सामान क्यों खरीद सी? बड़े इंडिया को कपड़े था ना भी, भारत के अंदर भारत को कपड़ों खुद ही पकड़ो बे थारे क्यों? बोल वही तो कारण है कि भारत का जो कपड़ा है वो बुनकर खुद तैयार कर रहे हैं। बोला हाँ बात तो सही है, इस कपड़े को तो बुनकर खुद तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कपड़ा वो मशीनों से तैयार हो रहा है। बोला हाँ आ बात भी ठीक है, तो हमारी लागत कम आती है। बोले यार अब बात तो मैं सोची को नहीं कि सपोज करो, वो उदाहरण में दे रही हूँ, किताब में खड़ी को नहीं, कि अगर बुनकर को कपड़ा जो है 100 रुपए में बनाकर तैयार करके बाजार को दे रहा है बेचने के लिए कि भाई 100 रुपए में बेच दो, तो वही जो मशीनों से कपड़ा बन रहा था वो उस समय जो है 50 से 60 रुपए में बनकर तैयार हो रहा था। तो अगर ये इसको 70 रुपए भी बेचेंगे तो ये फायदे में रहेंगे। तो उनको ये पता था कि भारत जो है, इनको हम अगर सस्ता कपड़ा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनको भी तो पता था भी लूटा तो इन्होंने था, तो इनको पता था कि भारत के अंदर जो है भी गरीबी तो है। वो गरीब जो है वो बुनकरों का कपड़ा नहीं लेंगे, वो हमारा कपड़ा लेंगे। और अगर हमारा कपड़ा एक बार मार्केट में उतर गया तो बुनकरों की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, भारतीय बाजार में भी जो है वो अपने कपड़े उतार दिए। अब सोचो, एक 12 विदेश में व्यापार को नहीं रहो भी यहाँ दुखी, वहां से इनकी आर्थिक स्थिति गिर गई, वहां से इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो डाउन आ गई कि वहां हमारा माल नहीं बिक रहा है, यानी वहां से पैसों की तंगी आ गई। दूसरी तंगी कैसे आ गई कि घर पर भी नहीं बिक रहा। अब आपको पता है गरीब आदमी है, बोल रहा है 70 रुपये में कपड़ा मिल रहे, वो शोकन क्यों जासी बिन क्वालिटी से, क्या मतलब वो माल तेरा गरीब जड़ में सी बढ़ता कपड़ा लिया सी कि चढ़ा आपने तो फायदा होना चाहिए, आपने मतलब कौन वो क्यों देख सी, तो यानी उसको फायदा हो रहा है, इसलिए इनके कपड़े बिकने चालू हो गए। और बुनकरों के दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि अब कपड़ा कहाँ बेचे, ना विदेशों में बिक रहा ना भारत में बिक रहा। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद तो बुनकरों ने जो है यहाँ मान लो कि भाई कान पकड़ ले कि रहने दो, आपा कपड़ा बेचा ही नहीं, आपा काम धंधो छोड़ दे, कोई और काम कर। और वो था कच्चा माल न मिल पाना। तीसरी समस्या
कच्चा माल न मिल पाना। कच्चा माल न मिल पाना जो है वो तीसरी सबसे बड़ी समस्या आके जो है वो भारतीय बुनकरों की खड़ी हो गई थी। कैसे भाई, कच्चा माल क्यों नहीं मिल रहा था जबकि भारत में तो काफी कच्चा माल था? फिर ऐसा क्या हुआ कि कच्चा माल मिलना बंद हो गया? इसका कारण था अमेरिका में गृह युद्ध। अमेरिका में गृह युद्ध, यानी अमेरिका में उस समय क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध का अर्थ होता है कि जब क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कोई भी लोग, एक ही देश के जो लोग हैं उनके आपस के अंदर इस प्रकार का टकराव हो जाए कि वो आपस में इतनी भयंकर तरीके से लड़ने लग जाए कि एक युद्ध का माहौल क्रिएट हो जाए या युद्ध का माहौल बन जाए या युद्ध का ही दृश्य हो, इस प्रकार का कार्य होने तो उसे बोलते हैं गृह युद्ध। अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन जो है वो क्या करता था, वो अपना कच्चा माल लेता था अमेरिका से। बात समझ रहे हो ना कि ब्रिटेन जो अपना कच्चा माल मंगा रहा था अमेरिका से। अब अमेरिका में तो होने लग गया गृह युद्ध। अब अगर अमेरिका में गृह युद्ध तो इसने क्या किया, माल भेजने से बंद कर दिया कि भाई इधर से माल आना बंद हो गया। यानी अमेरिका में चल रहा था गृह युद्ध तो अमेरिका की तरफ से जो माल आ रहा था वो हो गया बंद। अब इसके पास तो ऑप्शन है, ये आया भारत की तरफ कि भाई चलो अमेरिका से तो माल नहीं आ रहा, हम भारत से कच्चा माल खरीदेंगे। तो ये क्या करने लगा, भारत से कच्चा माल लेने लग गया। लेकिन इसमें हो गई दिक्कत। क्या दिक्कत हुई कि अब कच्चा माल लेने के लिए मार्केट में अंग्रेज उतर गए और इनका एक ही नियम है कि जब हम लेंगे तो और जितने भी प्रतिद्वंदी हैं और जो भी दूसरे कंपटीशन उनको हटाई दो। इनके जैसे मार्केट में तो क्या हुआ, कच्चे माल की डिमांड बढ़ गई। और मैंने कहा था जिसकी जितनी डिमांड होगी उसकी रेट उतनी ही बढ़ेगी, यानी कच्चा माल अब हो गया और भी ज्यादा महंगा। अब थे सोचो कि बे बुनकर जगह बेचारा पहला ही माल कौन ले पा रहा, ऊपर से कंपटीशन में बाका ब्रिटेन उतर गयो, उसके कारण वो वहां से भी टूट गए थे। यानी इनके पास ये दो तरीके थे, दोनों खत्म कर दिए। अब जो माल बना रहे थे भाई, कपड़े बनाने के लिए माल तो चाहिए, अब वो भी महंगा हो गया। इतना पैसा कहां से लाए? इन तीनों कारणों से ऐसी स्थिति हो गई थी, इतने भयंकर तरीके से बुनकर फंस गए थे कि बेचारों ने, कईयों ने तो परिवार सहित जो है वो इस काम को ही छोड़ दिया था। कईयों के गहने जेवर सब कुछ बिक गए थे, लेकिन उनका जो ये काम है वो लगातार जो है लॉस में जा रहा था। और इस प्रकार जो है वो बुनकरों की जिंदगी जो है वो लगातार जो है बद से बदतर होती जा रही थी। इस प्रकार से बुनकरों के आगे जो है वो समस्या आकर सारी खड़ी हो गई थी। अब हम बात करेंगे इससे आगे जो है वो बात करेंगे भारत के अंदर जो है उद्योग किस प्रकार से लगे, किस प्रकार से उद्योगपतियों ने इसकी ओर देखा कि भारत के अंदर भी उद्योग होने चाहिए। चलो इसकी बात करनी क्यों जरूरी है, ये बात भी करूंगा कि भाई अचानक से बुनकरों से सीधे भारत में उद्योग पर क्यों आए। इसके पीछे कारण है कि भाई जब भी आप अर्थव्यवस्था में, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको किसी अन्य तरीकों से संभाला जाता है। यानी किसी भी देश की जब अर्थव्यवस्था में या आर्थिक स्थिति में किसी कारण से अगर कोई बदलाव आ जाता है तो उस बदलाव को जो है हमेशा किसी और तरीके से जो है वो स्थापित किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है या रूपांतरित किया जाता है कि भाई यहाँ से हमारे घाटा हो रहा है तो एक ऐसा दूसरा काम चालू करते हैं जिससे वो घाटा जो वहां से रिकवर हो जाए। ऐसा ही हुआ था भारत में उद्योग और उद्योगपतियों के द्वारा। कैसे हुआ था कि उस समय जो भारत में उद्योगपति थे, पहले तो इनकी बात करते हैं कि भाई उद्योगपति थे कौन, और थे तो इनके पास जो है वो भाई पैसा कहाँ से आ रहा था। हम तो गरीब थे भाई, हमारे पास तो था नहीं, अंग्रेज थे तो अंग्रेज तो थे बिल्कुल थे, लेकिन ये थोड़ी थे कि सभी के सभी गरीब थे। बहुत से ऐसे उद्योगपति थे जो क्या कर रहे थे, चीन के साथ व्यापार कर रहे थे और ज्यादातर उस समय व्यापार होता था अफीम का। यानी ये क्या कर रहे थे, चीन के साथ जो है अफीम का व्यापार कर रहे थे। अब ये चीन के साथ अफीम का व्यापार कर रहे थे और यहां से उन्होंने बढ़िया मोटा खासा लाभ कमाया था। और ये उद्योगपति उस समय के जो भाई इंपॉर्टेंट नाम, वो नाम ले देता हूं। जैसे एक तो थे द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, ये उस समय के बड़े उद्योगपति थे और इन्होंने एक या दो या तीन ही, इन्होंने 6 फैक्ट्रियां लगाई थी उस समय। सोच लो एक बार, 6 फैक्ट्रियां, वो भी टाइम लगानी छोटी बात को नहीं है।
बहुत बड़ी बात हुआ, ठीक है। इसके अलावा थे कौन थे, जमशेद जी टाटा थे, जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा जी के बारे में तो बताने की कोई जरूरत है नहीं, जमशेद जी टाटा वही है जो टाटा जो ग्रुप चल रहा है उसके संस्थापक है। और इनके ही जो सुपुत्र हैं वो है, सुपुत्र नहीं, इनके ही जो वंशज है उनमें है सर रतन टाटा। अब रतन टाटा जी नाम के आगे सर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना बता देता हूं मैं कि इनसे जो है सर रतन टाटा सर जो है, इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है, सबसे पहले तो ये मिलता है कि सर रतन टाटा जो है ये अपने जो भी कमाई करते हैं, अगर उनका आप देखोगे तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये दान में देते हैं, और वो भी उन लोगों को देते हैं जिनको इनकी सख्त जरूरत होती है। यानी इन्होंने कैंसर के हॉस्पिटल खुलवा दिए या कुछ भी इस प्रकार का कार्य, मतलब इनकी बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं जिनके अंदर जो है वो इस प्रकार के काम करते हैं, ये दान देने का काम करते हैं। यानी ये ऐसे उद्योगपति हैं जो कमाने कमाने के बारे में नहीं सोचते, दान देने के बारे में भी सोचते हैं। यानी इनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी, कि अगर मैं कमा रहा हूं, ईश्वर ने अगर मुझे ये शक्ति प्रदान की है कि अगर मैं कमा सकता हूं और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसको अपने अलावा किसी और के लिए भी, औरों की सहायता के लिए भी, औरों के लिए भी सोच सकूं, तो वो ये सर रतन टाटा जो है वो करते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो ये बात मैंने अपने पहले कोई अध्याय में कही थी कि आपको अपने बारे में सोचना है और अपने साथ साथ अपने परिवार के, और अपने परिवार के बाद में अपने समाज के बारे में। सर रतन टाटा जो है वो यही काम करते हैं, वो अपना उद्योग चला रहे हैं बाकायदा एक बढ़िया लीडरशिप के साथ जो वो काम करते हैं, अभी बहुत व्यववृद्ध हो गए हैं, उसके पश्चात भी काम कर रहे हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो लोगों के लिए और समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्तियों को ही हमें हमारा आदर्श बनाने की आवश्यकता है, ना कि किसी अभिनेता को या किसी अभिनेत्री को जो वास्तव में कुछ नहीं करते हैं। कोई एक आधा की तो मैं क्यों को नहीं, लेकिन वास्तविकता में हमें ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा। हमें हमारे आदर्शों को चुनने के अंदर बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा आदर्श है उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो क्या वो इस योग्य है कि हम उसे फॉलो कर सकें। बहुत सारे नाम है, कितने कितने, सर रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अंबेडकर साहब, और भी बहुत है, लंबी सी लिस्ट है, कितने नाम लूंगा। तो ऐसे लोगों का आदर्श बनाने की जरूरत है जिनके जीवन में या तो शिक्षा थी या शिक्षा नहीं थी तो संघर्ष था, और उन्होंने अपने दम पर अपना मुकाम हासिल किया था। चलो आगे चला, तो जमशेद जी टाटा थे, इनके अलावा और कौन थे, एक ही अच्छाई की बात हो जो मैं थोड़ा यहाँ आगे भूल रहा हूँ। जमशेद जी टाटा थे, इनके अलावा मारवाड़ी भी थे भाई, राजस्थानी, अन्य क्या भूल जाऊंगा, बबूला ने शिकार, शेर के बच्चे को शिकार और मारवाड़ी को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता, तो अन्य कौन सिखा सी, अन तो भी पहला से, एक तो हुकुमचंद जी, हुकुमचंद जी, ए साहब भी टाइम के करया, ए भी टाइम जो है पहली जूट मिल यही लगाई साहब, कर लगाई, कलकत्ता का माइन लगाई। इसके अलावा जी डी बिड़ला, जान गया होगा, बिड़ला ग्रुप आ रहा, ए दोनों मारवाड़ी है, और इम तो कोई संदेह को नहीं कि मारवाड़ी से बढ़िया व्यापार तो कौन करे, हालांकि करे बहुत लोग करे, लेकिन अपना से बढ़िया को नहीं, अपना कहावता बनेड़ी है व्यापार के लिए बड़ी सारी। तो मारवाड़ी जो है ये हुकुमचंद जी, जो पहले जूट में लगाई कलकत्ता का माइन, कर लगाई कलकत्ता का माइन। भी के अलावा जी डी बिड़ला, द्वारका नाथ टैगोर साहब, ये 6 फैक्ट्रियां लगाई। जमशेद जी टाटा, जगह बारा मन ज्यादा बताने जरूरत कौन, ये सारे जो उद्योगपति थे ये लगातार जो है वो उद्योग के ऊपर काम कर रहे थे और अलग अलग जगह पे फैक्ट्रियां लगा रहे थे। उस समय की जो भी आपकी बुक के अंदर जो 3-4 फैक्ट्रियां दे रखी है जो मैंने निकाली है उसके बारे में बात करते हैं। मैं कोई ज्यादा खास बड़ी बात उनका बस इतनी बात करेंगे कि वे फैक्ट्रियां भारत का कौन कौन सा क्षेत्र में और कदर कदर लागू हुई। हम पहली मिल की बात करते हैं, वो लगी थी 1854 में। कब लगी थी? 1854 में भारत की पहली कपड़ा मिल लगी थी। मैं तो नाम भी बता दूं थाने कौन लगाई, लेकिन थारे बुक में कौन नामो कवास जी डाबर। पहली कपड़ा मिल लगी थी 1854 बंबई में। ऊपर नक्शा में अगर थान दिख रहे हो तो गौर से देखो, दिख रहे डोटेड में कि यो बंबई है। इसके अंदर जो है पहली भारत की मिल लगी थी, वो भी कपड़ा की। कौन सी लगी थी? पहली कपड़ा मिल भारत की लगी थी 1854 बंबई में लगी। इसके जस्ट बाद 1 साल बाद, कितने साल बाद? 1 साल बाद यानी 1855 में
1855 में लगी थी जूट की मिल, पहली जूट मिल। और झूठ को नहीं, वो जूट है, जूट एक फसल होता ब्रो। ये लगी थी कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में, पश्चिमी बंगाल में। जब भी जूट का नाम आ जाए तो दिमाग में रखना है, जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में और इसके आसपास जैसे बांग्लादेश वगैरह इसी क्षेत्र में ज्यादा होता है। तो जैसे जूट का नाम देखिए, जूट की फैक्ट्री का नाम देखिए, तो हमें भाग कर पश्चिम बंगाल की ओर जाना है। यानी पहली मिल लगी थी 1854 में, उसके एक साल बाद 1855 में लगी थी जूट मिल। कहाँ लगी थी? कलकत्ता में। और उसके 5 साल बाद, देखो 5 पे खत्म हो रहा है, तो 5 साल बाद, 5 पे खत्म हो रहा है, कितने साल बाद है? 5 साल बाद। 5 साल बाद यानी 1860 में, 1860 में लगी थी कानपुर में। कहाँ लगी थी? कानपुर में। आई तो इंपॉर्टेंट है क्या? उत्तर भारत की पहली मिली। कानपुर यानी यूपी, लिख देना यूपी। कड़ई उत्तर भारत की पहली मिल, उत्तर भारत की पहली मिल थी। कौन सी थी? कानपुर में। देखो सारी ओर की बात होगी, अगर हम गौर से देखें तो बंबई की बात होगी, उसके बाद कलकत्ता की बात होगी, और उसके बाद उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत जो है उसमें यूपी की बात होगी। अब जब उत्तर की बात करी है तो दक्षिण को कैसे छोड़ देंगे ना? कौन छोड़ा? कि नहीं कौन छोड़ा? संसागलेशिया। तो 1874 को मद्रास यानी आज का चेन्नई, जो दक्षिण में पड़ता ना, दक्षिण के अंदर जो है पहली कताई और बुनाई, पहली कताई और बुनाई मिल लगी थी। जो बात हो रही है करा, अब की बार थोड़े यहाँ कहते सन भी आ गई, सब्जी बोली सारी। ये चीज़ा थाने बताया मैंने, ये चीज़ा थारी बुक के अंदर है। सना ने याद करना उतरी को थाने एक वीडियो में बता दियो, बार बार ज़्यादा वीडियो लंबा करने की जरूरत को नहीं, भी पढ़ना है वापस एक बार परीके पर। आंख बंद करो थे सजना, मैं बोलूँ कान में ईयरफोन हम जोड़ दो, सागे सागे बोलने की कोशिश करो। पहली मिल लगी थी 1854 में बंबई में। उसके एक साल बाद 1855 में लगी थी दूसरी मिल। कहाँ लगी थी? कलकत्ता में। वो भी किसकी मिल थी? जूट मिल। तीसरी मिल कौन सी थी? 1860 में, 5 साल बाद लगी थी। कहाँ लगी थी? 1860 में जो है कानपुर के अंदर यानी उत्तर प्रदेश में पहली उत्तर भारत की मिल लगी थी। और उसके 14 साल बाद यानी 1874 में मद्रास में मिल लगी थी, जो पहली कताई मिल भी थी और पहली बुनाई मिल भी थी। तो आई बात समझ में? यानी इस प्रकार से जो है हमने उद्योग लगाना, भारत में फैक्ट्रियां लगानी प्रारंभ कर दी थी। लेकिन काम करने के लिए कौन चाहिए भाई? बात मजदूर। मजदूर बिना फैक्ट्रियां के करा, चाटा थोड़ी फैक्ट्रियां खड़ी न। और इसके लिए भारत में इन्होंने एक व्यक्ति को तैनात किया था जो मजदूरों को लेकर आता था, जिसका नाम था जोबर। जोब देवन है, जोब दे इसलिए जोब यानी जोबर। इसका काम क्या होता था? ये मजदूरों को करता था हायर। हायर समझ गया ये? हायर समझ गया ये? यानी और आख तो मजदूरा ने इको काम हो और जातो जगह जगह बड़ो मजदूर उठा तो बन आप कन लिया, तो फिर बना अलग अलग फैक्ट्रियां में भेजते कि हाँ भाई या मजदूरी करना चाहता कि भाई पता हो जोबर तो ही है, इसको आके बोलते थे भाई ये काम है, हमें तो ये आता है। तो ये उनकी योग्यता के आधार पर उनको अलग अलग फैक्ट्रियों में भेजता था। कुछ जैसे गांव के होते थे, गांव में जाता था, वहां से मजदूरों को लेकर आता था। यानी इसका पूरा काम यही था कि इसको मजदूरों को नियुक्त करना था, और जब तक मजदूर नियुक्त नहीं होते थे ये अपने आसपास उनको रखता था। अब तक हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से भारत में फैक्ट्रियां बन गई, क्योंकि अब फैक्ट्री बनी है, मजदूर भी आ गया, फैक्ट्री भी लग गई, जोबर मजदूर भी लगा रहा है। अब किसकी बात करेंगे? औद्योगिक विकास, यानी भारत में औद्योगिक विकास किस प्रकार से हुआ, अब हम इसकी यात्रा के ऊपर चलेंगे। लेकिन आज तो बोर हो जाओ, एक साथ गए बड़ी बड़ी 4 थेसन घुसा दी बीच का माइन, तो थे मन फिर रोड़ा करोगा। ये लिए आज के लिए इतना ही, आप मिलांगा का। धन्यवाद।